हेलो गाइस, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो फॉर्म रिसेंटली भराया था उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, साथ में एडमिट कार्ड भी आया है। तो बहुत जल्द ही प्रोसेस हो रहा है इस एग्ज़ाम का और बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म इसका अप्लाई किया है, बट बहुत सारे लोगों को उम्मीद था कि हो सकता है कि मतलब जितना भी जल्दी करेगा तो अक्टूबर में एग्ज़ाम लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत जल्द ही इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिसको अर्ली जॉब चाहिए, जिसका प्रिपरेशन है और आपको थोड़ा बहुत समय भी दिया गया है। इवन एफसीआई में तो बहुत कम ही समय दिया गया था। तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एडमिट कार्ड आ चुका है और इसमें कॉटन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉटन से क्वेश्चन आपको रहना ही है और इवन सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। तो कॉटन पे बहुत ही अच्छा कंपाइल्ड नोट्स मैं लेकर आया हूँ। एमसीक्यू के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत अच्छे कंटेंट यहाँ से अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, हमारा ऐप भी है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप रोहिलॉजी को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात है कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो बेसिक है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए वो 22,000 है, मतलब 38,000 से लेकर 39,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। तो सैलरी ठीक ठाक है, आपका बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है इससे। तो आइए इस पे एमसीक्यू देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द देसी कॉटन या एशियाटिक कॉटन, मतलब देसी कॉटन किसको बोलते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, पांचवा ऑप्शन है ए एंड बी। ठीक है, कॉटन बिलोंग करता है फैमिली मालवेसी से और इसका जीनस जो है वो है गोसिपियम। तो गोसिपियम जीनस में टोटल 20 स्पेसीज है वर्ल्ड को मिलाकर, और पूरे वर्ल्ड में ये 4 स्पेसीज ही लगाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और चारों के नाम इस प्रकार हैं। ये है गोसिपियम आर्बोरियम, उसके बाद हर्बेसियम और हिरसुटम और बार्बाडेंस। तो ये 4 हैं। ये आपको बताना है इनमें से देसी कौन सा है। देखिए, थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज हम लोग लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या है कि अगर हम लोग इसकी बात करें कॉटन की, तो कॉटन का क्या है, 3 तरह का इसका ड्यूरेशन वाला क्रॉप आता है। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन का आता है, फिर मीडियम का आता है, उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन का आता है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो होता है वो मोर देन 180 डेज़ का होता है, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 140 से लेके 150 दिन के आसपास का होता है। ठीक है, और उसके बाद मीडियम ड्यूरेशन की बात करें तो 160 से लेके 170 दिन के आसपास का ये क्रॉप होता है। तो ये है इसका ड्यूरेशन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड है। इसको पता है वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, मतलब वाइट गोल्ड अगर कहा जाए तो ये वाइट गोल्ड कहलाता है। और इसमें इसका अगर सीड से, क्योंकि देखिए आफ्टर गिनिंग क्या होता है कि सीड को अलग कर लिया जाता है और लिंट को अलग कर लिया जाता है। तो सीड को जब अलग करते तो सीड का क्या यूज़ है, सीड से भी एडिबल ऑयल्स निकाले जाते हैं। ठीक है, और लगभग 15 से 25% के आसपास इससे ऑयल निकाले जा सकते हैं। तो ये कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि कॉटन सीड से ऑयल्स का परसेंटेज कितना निकलता है, तो 15 से लेकर 25 तक, कहीं 15.5 भी दिया जाता है, तो 26.2 के आसपास ये इसका रेंज है। तो इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, गोसिपियम आर्बोरियम और हर्बेसियम, मतलब इसका आंसर जो होने वाला है वो ई है, क्योंकि ये दोनों जो है ये देसी है और ये दोनों जो है वो अमेरिकन है। हिरसुटम और बार्बाडेंस ये दोनों अमेरिकन वेराइटी है, मतलब स्पेसीज़ हैं, और इसके तो बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। तो ये दोनों स्पेसीज अमेरिकन है, सी और डी, और ये दोनों देसी हैं जो एशिया रीजन में और हमारे भारत में भी इवन लगाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल से देखें, क्लासिफिकेशन की ओर अगर बढ़ें हम लोग। तो देखिए, देसी कॉटन या एशियाटिक कॉटन जो होता है वो डिप्लॉयड है, और अमेरिकन कॉटन जो होता है वो टेट्राप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड क्या है, 2n = 26 है, मतलब n = 13 होता है, और ये है टेट्राप्लॉयड, तो 2n = 52 है। तो इंडियन जो है इसका जो साइज़ होता है, ठीक है, लेंथ जो होता है इसका थोड़ा सा छोटा होता है, मगर वाइडली सबसे ज़्यादा यही लगाया जाता है, 1.25 to 2.1 सेंटीमीटर के आसपास होता है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि कोर्स फाइबर का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है। और हर्बेसियम का थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, बट ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, लेस वाइडली ग्रोन है। तो ये दोनों जो है आर्बोरियम और हर्बेसियम, ये दोनों मतलब हर्बर करके याद कर सकते हैं, हर्बर हर्बर हर्बर। तो ये आपका देसी वैरायटी है, मतलब देसी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, यही है। उसके बाद अमेरिकन की अगर बात करें तो गोसिपियम हिरसुटम
और बारबाडेंस, ये दोनों अमेरिकन हैं, और ये दोनों जो है वो टेट्रापोलेड हैं। तो एक्चुअली इस ग्रुप ऑफ कॉटन को हम लोग अमेरिकन कॉटन भी बोलते हैं, और इसका जो फाइबर का लेंथ होता है वो 1.80 से लेकर 3.10 तक का होता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, कॉटन कॉरपोरेशन में भी अगर लगाया जा रहा है, और पूरे कॉटन इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें, तो मोर देन 90% जो कवर करता है वो यही स्पेसीज कवर करता है, जो ये है हिरसुटम। तो गोसिपियम हिरसुटम अगर वाइडली, मोस्ट वाइडली, सबसे ज़्यादा जो लगाया जाने वाला अगर आपसे स्पेसीज पूछा जाए तो हिरसुटम होगा। आपको हिरसुटम टिक मारना है। एक है हमारे पास बारबाडेंस। तो बारबाडेंस में क्या है कि एक्चुअली बारबाडेंस जो है वो सी आइलैंड कॉटन्स भी इसको बोलते हैं, या इसको इजिप्टियन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट में मैंने जो ऑप्शन दिया था वो चौथा नंबर वाला, वो अमेरिकन के साथ साथ बारबाडेंस जो है ये अलग है थोड़ा सा, ये इजिप्टियन इसको कहा जाता है। बट इसका आप अगर फाइबर का लेंथ देखिएगा तो सबसे बड़ा लेंथ इसका यही होता है, 3.6 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक का इसका लेंथ होता है। तो अगर चारों स्पीसीज में से आपसे पूछ दिया जाए कि फाइबर का लेंथ किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो आपको टिक करना है गोसिपियम हर्बाडेंस, और ये इजिप्टियन कहलाता है। सी आइलैंड कॉटन्स भी इसको बोलते हैं। इसका 5 सेंटीमीटर तक का लेंथ जा सकता है, और सबसे छोटा जो होता है वो होता है आर्बोरियम का, जो कि है देसी। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये फैक्ट्स है जो आपको जानना चाहिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर बर्ड विच अपीयर्स एज स्मॉल पिरामिडल शेप्ड एंड ग्रीन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज, तो उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि देखिए जब इसका बर्डिंग होता है, जब बर्ड्स निकलते हैं फ्लावर्स का, तो छोटा सा स्पेस होता है, वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर सा लगता है, एकदम पिरामिडल शेप का बनेगा, एकदम ऐसे रहता है, एकदम इस टाइप से होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसको कहा क्या जाता है? इसका टर्मिनोलॉजी मतलब एक स्पेशल टर्म क्या है? स्क्वायर बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, या फज बोलते हैं? ठीक है, तो इसको स्क्वायर कहा जाता है। और स्टेपल और लिंट सेम चीज़ है। जो आपका लॉन्ग मतलब लॉन्ग स्टेपल का जो होता है, जैसे कि देखिए हमारा जो एमएसपी डिसाइड होता है, अब एमएसपी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस बार 23-24 मार्केटिंग सीजन के लिए जो एमएसपी हमारा डिसाइड किया गया है वो लॉन्ग स्टेपल के लिए और मीडियम स्टेपल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग स्टेपल के लिए दिया जाता है 6380 रुपया इसका एमएसपी है इस बार के लिए। और उसके बाद अगर मीडियम की बात करें तो 6080 ये है एमएसपी। तो अगर एमएसपी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर ये होना चाहिए। तो यही देखिए, ये लॉन्ग स्टेपल वाले होते हैं, जो लिंट और स्टेपल इसको बोलते हैं, ये लॉन्ग वाला होता है। और फज साइज़ का जो होता है, छोटा वाला जो होता है, जो मीडियम जिसको बोलते हैं, ये होता है फज। तो दोनों का एमएसपी अलग अलग है। थोड़ा सा इस पे फैक्ट देखते हैं कि फ्रूटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं वो हमको जानने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए एक बार एक क्वेश्चन में पूछ दिए, एक एग्जाम में पूछ दिया गया था, हाल फिलहाल का कोई एग्जाम था, उसमें पूछ दिया गया था कि कॉटन फाइबर जो बनता है वो किसके इलोंगेशन से बनता है या किसके आउटग्रोथ से बनता है। तो इसका ऑप्शन में भी दिया हुआ था एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल के आउटग्रोथ, सीड कोट जो होता है, सीड कोट के एपिडर्मल सेल के आउटबर्स्ट, मतलब जो फूट कर निकलता है, सूचर जो उसका फूटता है, उससे जो कॉटन बनता है वही कॉटन कहलाता है। तो ये होता है एपिडर्मल सेल का। तो ये कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए एक एक फैक्ट्स को हमको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो फ्रूटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बिगिन्स एज फ्लावर बड, या इसको स्क्वायर भी बोलते हैं। और जब ये फ्रूट बन जाता है आफ्टर फ्लावरिंग, जब ये फ्रूट बनता है तो इसी को बॉल बोलते हैं, बॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तो कहते हैं कि बॉल फॉर्मेशन हो गया है। अब सूट एंड ब्रांचेज की अगर बात करें तो देखिए इसके जो सूट एंड ब्रांचेज होते हैं वो मोनोपोडियम भी होता है और सिम्पोडियम भी होते हैं, मतलब मोनोपोडियल या सिम्पोडियल कह सकते हैं। ठीक है, तो मोनोपोडियल या सिम्पोडियल भी होते हैं। इट इज़ सिमिलर इन ऑल एक्सेप्ट आर्बोरियम। आर्बोरियम जो है वो देसी है, जो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो आर्बोरियम में जो होता है वो मोनोपोडियल होता है। ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, एकदम ज़रूरी है। तो आर्बोरियम जो है वो देसी है और यही सबसे ज़्यादा वाइडली ग्रोन किया जाता है। तो इसमें जो होता है वो मोनोपोडियल होता है, बाकी सब में सिम्पोडियल होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे आपने सिम्पोडियल पढ़ा होगा। तो सिम्पोडियल ग्रोथ होता है, मगर आर्बोरियम की अगर बात करें तो ये मोनोपोडियल में होता है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोडियम। आगे अगर रूट की बात करें, रूट सिस्टम इसका क्या होता है, तो देखिए इसका टैप रूट सिस्टम होता है और डीप रूट भी जाता है, क्योंकि 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास डेप्थ में हमको सोइंग करना होता है कॉटन सीड्स को। ठीक है,
तो इसका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, और 1.6 मीटर से लंबा ग्रोथ इसका होता है। मतलब इसकी जो हाइट होती है प्लांट की वो 1.6 मीटर से लंबा ही होता है, मतलब इतना आपका जाता है हाइट। आगे देखते हैं द फ्लावर्स ओपन अबाउट, हाँ अब देखिए 18 से 24 दिन में, 18 से 24 दिन के आसपास में आफ्टर हमको स्क्वायर देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लावर्स जो ओपन होता है वो 18 से 24 दिन के आफ्टर जो हमको दिखता है वो स्क्वायर। उसके बाद हमको दिखेगा क्या, बॉल। जब राइप हो जाता है बॉल, तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, बॉल जब राइप होता है, जो क्योंकि फ्रूटिंग हो गई, पहले स्क्वायर आया, फिर बॉल फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद सूचर जो उसका लंबा लाइनिंग होता है, जो इस तरह से हमारा स्क्वायर का शेप है, ये सूचर के अराउंड ये फटना शुरू हो जाता है। जब फटता है तो वही एपिडर्मल सेल, सीड कोट का एपिडर्मल सेल फटता है, और तब जाके हमको कॉटन मिलता है। तो लॉन्ग आउट ग्रोथ जो होता है उसको हम लोग स्टेपल या लिंट बोलते हैं, और शॉर्ट आउट ग्रोथ को हम लोग फज बोलते हैं। यही मैंने क्वेश्चन में पूछा था। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको जानना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन इज अ वार्म सीजन क्रॉप। देखिए वार्म सीजन क्यों कहा गया, क्योंकि यह खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ये खरीफ क्रॉप है, इसीलिए खरीफ 23-24 के लिए जो एमएसपी आया है उसमें आया है। तो ये हमारा वार्म सीजन क्रॉप है। इट रिक्वायर्स अ डेली मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, मतलब जर्मिनेशन के डेली कम से कम कितना टेम्परेचर इसको चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो 16 डिग्री सेल्सियस, 18 to 38 डिग्री सेल्सियस, या 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस, या 21 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 16 डिग्री सेल्सियस। 16 डिग्री सेल्सियस कम से कम इसको डेली मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। तो 18 से 38 डिग्री सेल्सियस क्या है, 18 से 38 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये इसका है ऑप्टिमम, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसको चाहिए वो चाहिए 18 से 38 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ करवाना है तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इसको चाहिए। मतलब प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 18 से 38 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है, और 16 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर इसको चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, बाकी ये जो टेम्परेचर है ये क्या है, अब ये है 43 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है, मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है, और मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ये टॉलरेट कर सकता है। अब 21 डिग्री सेल्सियस क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस जो है इसके नीचे अगर एवरेज टेम्परेचर डाउन होता है तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर अगर 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें देखिए जितने भी ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो यही चारों ऑप्शन में से ही आएगा, और ये आपके लगभग कवर हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन ऑन ऑल सॉइल्स एक्सेप्ट, क्योंकि लगभग लगभग सभी सॉइल में ग्रो किए जाते हैं। तो क्योंकि आप लोग जो देखते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, उसका भी कंडीशंस है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल्स में होता है और मैक्सिमम सॉइल्स में होता है। कौन कौन से सॉइल में नहीं हो सकता ये आपको जानना ज़रूरी है। तो सैंडी सॉइल्स, लाइन सॉइल, या वाटर लॉक सॉइल्स, या ओनली ए एंड बी, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, देखिए सैंडी सॉइल में भी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसको चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रॉपर इसको चाहिए। थोड़ा सा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होगी तभी ये लग पाएगा, और सलाइन सॉइल में तो एकदम नहीं लगेगा। ठीक है, वाटर लॉक सॉइल में भी नहीं लगेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना तो चाहिए, मगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी इसका होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ई होगा, ऑल ऑफ दिस। चलिए सॉइल्स की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग ने देखा कि सैंडी सॉइल, सलाइन सॉइल और वाटरलॉक सॉइल में ये ग्रो नहीं करता है। ठीक है, इसमें के इसके अलावा किसी भी सॉइल में आप लगा दीजिए कॉटन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर बाकी आपको आंसर टिक करना है। तो कॉटन को एक फर्टाइल सॉइल चाहिए और अच्छा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वाला सॉइल चाहिए, जो ब्लैक सॉइल सुटेबल है इसके लिए। ठीक है, और उसके बाद गुड ड्रेनेज कंडीशन भी होना चाहिए, एरेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, जो सारा कुछ अच्छा से प्रोवाइड करा पाता है। दो तरह का सॉइल जो है वो प्रॉपरली इसको बढ़िया से प्रोवाइड करा पाता है। अगर सॉइल रिएक्शन शुड भी, मतलब ये इसका पीएच का लगभग बात किया गया है 5.5 से लेकर 8.5 के बीच अगर इसका पीएच रहा सॉइल का तो अच्छा ग्रो होता है कॉटन। उसके बाद ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर बात करें तो ये रेनफेड के लिए है। देखिए पेनिनसुलर पार्ट जो भी है हमारा इंडिया का, अगर मतलब मैप गलत बन गया, फिर से बनाता हूँ इसको। ये मेरा पेनिनसुलर पार्ट कहलाता है, ऊपर का जो पार्ट कहलाता है ये हमारा
मेनलैंड कहलाता है नॉर्थ का, ठीक है। ये हो गया मेरा ऊपर का नॉर्थ पार्ट और ये है पूरा पेनिनसुलर। तो पेनिनसुलर पार्ट में आप देखिएगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए, मतलब ब्लैक सॉइल चाहिए, तो इसमें एरेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये रेनफेड के लिए है और पेनिनसुलर इंडिया के लिए है। उसके बाद नॉर्थ के लिए अगर बात करें तो इसमें एलुवियल सॉइल में ये प्रॉपर ग्रो करता है। तो नॉर्थ में ज़्यादातर एलुवियल सॉइल ही है और ये रेनफेड में भी लग जाएगा और इरिगेटेड कंडीशन में भी लग जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ तरफ जितने भी लगते हैं वो रेनफेड कंडीशन में ही लगते हैं, इरिगेटेड में नहीं लगते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो नॉर्थ रीजन में मिलता है और नॉर्थ में रेनफेड एज वेल एज इरिगेटेड कंडीशन में भी कॉटन को लगाया जा सकता है। ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर बात करें तो ज़्यादातर ब्लैक सॉइल आपको पेनिनसुलर रीजन में मिलेगा और वहाँ पे रेनफेड कंडीशन में ही कॉटन को लगाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक, इंटर्स लिखा गया, इंटर होना चाहिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वेराइटी कॉटनीस, ठीक है। तो पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वेराइटी कॉटन का कौन सा रिलीज किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको बताना है, सही सही आंसर क्या होने वाला है। H4 होगा, वरालक्ष्मी होगा, MCU 5 होगा, या तुलसी होगा, या धनलक्ष्मी होगा। देखिए H4 जो है वो फर्स्ट कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड इंट्रा स्पेसिफिक वैरायटी है, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक है ये। उसके बाद वरालक्ष्मी जो है यही इंटर स्पेसिफिक है। ये बनाया गया था जी हिरसुटम और जी बार्बाडेंस, हिरसुटम और बार्बाडेंस, मतलब दोनों को मिलाकर हिरसुटम और बार्बाडेंस, बार्बाडेंस जो है वो इजिप्टियन कहलाता है और हिरसुटम जो है वो अमेरिकन कहलाता है। ये दोनों को मिलाकर, क्योंकि यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक पूछा गया, इंटर मतलब क्या, अलग अलग स्पेसीज को मिलाकर, और इंट्रा स्पेसीज का मतलब क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि एक ही स्पेसीज के बीच में बरकरार कराया गया हो। जैसे हमारा H4 था जो था वो हिरसुटम और हिरसुटम के बीच ही क्रॉस कराया गया था और ये बनाया गया था। इसका डिटेल मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं इसको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। और MCU 5 जो है वो अलग वेराइटी है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी है जो कि यूज़ किया जाता है। तुलसी 4 जो है ये एक बीटी कॉटन वेराइटी है और धनलक्ष्मी जो है ये हाइब्रिड वेराइटी है। तो धनलक्ष्मी, वरालक्ष्मी ये सब कॉटन के ही वेराइटीज़ हैं। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है वरालक्ष्मी। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, वेराइटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाता है तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। H4 वेराइटी जो मेरा है इट वाज फर्स्ट कॉमर्शियल हाइब्रिड वेराइटी है कॉटन के लिए और ये क्रॉस कराया गया था G67 और अमेरिकन नेक्टर लेस के बीच। और ये करवाया किसने था, सूरत में, क्योंकि सूरत में देखिए सूरत जो है प्रोडक्शन में अगर बात करें तो सबसे आगे है। मतलब इंडिया में अगर रैंक हो कॉटन प्रोडक्शन में तो सबसे ज़्यादा जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो सूरत में होता है, मतलब गुजरात में होता है और वो फर्स्ट रैंक पे है। अगर एरिया का बात करें तो महाराष्ट्र सबसे आगे है, एरिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का है कॉटन में। मगर प्रोडक्शन की अगर बात करें, जहाँ प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो, ऑलमोस्ट प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये गुजरात आता है। तो गुजरात में इसका रिसर्च सेंटर भी है और सूरत में 1977 में वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर CT पटेल और GIU, ये दोनों मिलकर एक वैरायटी डेवलप किए थे, H4 हाइब्रिड था, ठीक है। और वरालक्ष्मी जो है तो यही था फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब हिरसुटम और हिरसुटम के बीच क्रॉसिंग करके इसको बनाया गया था। उसके बाद वरालक्ष्मी जो है वो फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है जो जी हिरसुटम और जी बार्बाडेंस के बीच किया गया था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़ में इसका डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद MCU जो है, MCU 5 जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी है, बाकी अदर वेराइटी जो हैं हाइब्रिड के वो ये हैं। तो इसके सारे वेराइटीज़ आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वेराइटीज से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, पक्का रहेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, BT कॉटन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा स्पेसिफिक पूछा गया है और 4 तरह के 3 ईयर्स दिए गए हैं, 1987, 1996 और 2002। तो इंडिया में BT कॉटन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और BT कॉटन बहुत ही कॉमर्शियली लगाया जाता है। आप इतना जान लीजिए चाइना जो है वो वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है, चाइना के बाद इंडिया आता है, इंडिया का सेकेंड रैंक है कॉटन प्रोडक्शन में और कॉटन प्रोडक्शन में चाइना का फर्स्ट रैंक है। तो BT कॉटन वो बहुत ज़्यादा लगाता है, ठीक है, BT कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है और BT कॉटन ही यूज़ करता है एसिड। तो 1987, 1996 या 2002 इसका कौन सा आंसर होने वाला है।
देखिए 1987 में सबसे पहले बीटी कॉटन डेवलप किया गया था और इसको किया था मोनसेंटो ने। मोनसेंटो कंपनी है सीड की, ठीक है, मोनसेंटो ने किया था और ये एक यूएसए की कंपनी है। और ये 1987 में मोनसेंटो ने रिलीज़ किया था। अब 1996 की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 1996 में फर्स्ट टाइम कॉमर्शियली इसको प्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसको रिलीज़ किया गया था। 1996 में कॉमर्शियली रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड में। अगर पूरे वर्ल्ड में बीटी कॉटन को कॉमर्शियली कब इंट्रोड्यूस किया गया तो 1996 में। फर्स्ट टाइम कब बीटी कॉटन डेवलप किया गया तो 1987 में। और किसके द्वारा किया गया तो मोनसेंटो कंपनी है यूएसए की, उसने इसको बनाया था। उसके बाद इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया तो 2002 में। इसका आंसर ये है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड कॉटनीज, हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि सीड रेट हमेशा पूछे जाते हैं। तो 10 to 18 kg पर हेक्टेयर या 15 to 25 kg पर हेक्टेयर, 2 to 3 kg पर हेक्टेयर या 1.5 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। तो देखिए हाइब्रिड कॉटन आपसे पूछा गया है। 10 से 18 जो है वो देसी है, मतलब आर्बोरम और हिरसुटम, ठीक है, तो ये देसी के लिए है। उसके बाद 15 से 25 जो है वो आपका अमेरिकन के लिए है, ठीक है, ये अमेरिकन के लिए है। उसके बाद 2 से 3 kg जो है ये हाइब्रिड के लिए है और 1 to 1.5 जो है ये बीटी कॉटन के लिए है। तो हाइब्रिड के लिए सीड रेट क्या है 2 to 3 kg, देसी के लिए क्या है 10 से 18 और अमेरिकन के लिए क्या है 15 से 25 और बीटी कॉटन के लिए क्या है 1 से 1.5। चलिए अब सीड रेट पे थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी प्लांट डेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर कितने आते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी इसमें कवर कर लिया गया है। तो देसी कॉटन का अगर बात करें तो इसका सीड रेट 10 से 18 kg प्रति हेक्टेयर होता है। स्पेसिंग की अगर बात करें, बहुत जगह स्पेसिंग पूछ दिया जाता है, तो स्पेसिंग की अगर बात करें तो 60 इंटू 30 प्लांट टू प्लांट का ये है, ठीक है, 60 इंटू 30 सेंटीमीटर है, रिकमेंडेड है। उसके बाद ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जो होता है 75,000 to 90,000 के आसपास होता है। और अमेरिकन की बात करें तो 15 से 25 kg प्रति हेक्टेयर है और इसका जो स्पेसिंग है वो 60 इंटू 45 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का चीज़ है। देखिए 10 से 18 kg ये आ रहा है और 60 इंटू 30 है, यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ रहा है और जब स्पेसिंग बढ़ रहा है तो सीड रेट घटना चाहिए, मगर सीड रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि इसका सीड हो सकता है कि वेटेड हो, थोड़ा सा वजन इसका ज़्यादा हो। अब पूरे वर्ल्ड में इसको 90% लगाया भी जाता है तो थोड़ा सा इसका वजन हमको लगता है कि ज़्यादा होता है और इस वजह से इसका सीड रेट मतलब स्पेसिंग ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका सीड रेट ज़्यादा है। तो 16 to 50 है, 45 है। उसके बाद 50,000 से लेके 80,000 के आसपास इसका प्लांट पॉपुलेशन होता है और हाइब्रिड कॉटन का सीड रेट है 2 to 3 kg प्रति हेक्टेयर और इसका जो स्पेसिंग है 100 इंटू 60, ठीक है, ये 100 आ गया। पहला जो देखिए देसी में जो है 60 है, अमेरिकन में भी 60 है और हाइब्रिड में आ गया 100 और फिर बीटी कॉटन में भी आ गया 100। तो इधर 100 है और इधर 60 है, इधर चेंज होता है। यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, फिर 60 होगा, फिर उसके बाद 100 होगा। मतलब ये 30 फिर 15 बढ़ गया 45 हो गया, फिर 15 बढ़ गया 60 हो गया, फिर उसके बाद सीधा 40 बढ़ गया 100 हो गया। मतलब बीटी कॉटन का तो आपको सिंपली याद रहने वाला है 100 इंटू 100 होता है, इसलिए इसका प्लांट पॉपुलेशन भी देखिए अब बहुत कम होता है। कितना होता है 10,000 के आसपास होता है। और इसके बाद 16,666 के आसपास इसका आ रहा है, तो 16,666 इसका है, हाइब्रिड कॉटन का है। तो ये आपको याद रखना है 10 इंटू 60, उसके बाद 100 इंटू 100 जो है इसमें 10,000 प्लांट पॉपुलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपने वीडियो अंत तक देखा और अगर आपको ये इंटरेस्टेड लगता है, इसमें बहुत अच्छे से और भी कंटेंट तैयार किए गए हैं, तो अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है तो इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बनाते थे कि सर इसका पार्ट 2 भी लेकर आइए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और बहुत जल्द लेकर आ जाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा रोहिलॉजी ऐप को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारा रोहिलॉजी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।